today we will discuss about some problems regarding Z test, T test and the regression lines, है ना. Okay, first problem is the average marks in mathematics of a sample of 100 students was 51 with a standard deviation of 6 marks. Could this have been a random sample from a population with average marks 50. तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स इन द मैथमेटिक्स टू द सैंपल ऑफ 100. दिस इज कॉल्ड द सैंपल साइज. सो द सॉल्यूशन इज so n equal to 100 and sample size is 100 was 51. फिर क्या दे रखा है the average, मतलब average of the sample is 51. तो सैंपल मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द सैंपल मीन एंड सैंपल मीन इज 51 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6 मार्क्स. सो दिस इज द गिवन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड आगे बढ़ा हमने कुड दिस हैव बीन अ रैंडम सैंपल फॉर द पॉपुलेशन विद द एवरेज मार्क्स इज 50. तो मतलब मेरे पास जो पॉपुलेशन मीन है, याद रखना पॉपुलेशन मीन को हम यू से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड 50. अब ये मेरे पास गिवन डेटा दे रखा है. अब इस डेटा के हिसाब से हमें कैसे पता करना है कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा. तो सिंपल सा जो हमारा सैंपल साइज है, ये रहा सैंपल साइज. यदि सैंपल साइज 30 या 30 से छोटा होता है तो वहां पर हम टी टेस्ट यूज करते हैं. एंड यदि अपना सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा होता है तो वहां हम जेड टेस्ट यूज करते हैं. तो अपने यहाँ पर तो ए है ग्रेटर देन 30 दे रखा है, तो इसमें हम जेड टेस्ट यूज करेंगे. जेड टेस्ट की हमारी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं अपने जेड टेस्ट की, मैं यहाँ बता देता हूँ. जैसे जेड इक्वल टू एक तो होता है आपका x माइनस का म्यू अपॉन रो इंटू एच एन. ये एक जेड का फॉर्मूला होता है मेरा x1 माइनस का x2 बार अपॉन रो इंटू n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2. एक जेड का फॉर्मूला होता है कैपिटल P माइनस स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन स्मॉल p स्मॉल q अपॉन n. एंड एक फॉर्मूला होता है स्मॉल p1 माइनस का स्मॉल p2 अपॉन अंडर रूट में pq अपॉन n. ये 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूले जेड टेस्ट के. ये जो फॉर्मूला लगेगा दिस इज यूज्ड फॉर सिंगल सैंपल साइज. जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमारे पास एक ही सैंपल की बात की जा रही है, सिंगल सैंपल साइज दे रखा है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. ये जो फॉर्मूला है ये अपना डबल सैंपल साइज, जहां पर आपके 2 डेटा दे रखे होंगे, उन 2 डेटा की स्टडी करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगेगा. ये जो फॉर्मूले लास्ट के 2 वाले, ये क्वेश्चन अपने प्रोपोजिशन से रिलेटेड है. मतलब उस क्वेश्चन में यदि आपने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को रीड करने पर ये वाला वर्ड दिस वर्ड और यदि ये क्वेश्चन में वर्ड गिवन ही नहीं है, मतलब उसमें ना तो मीन की बात कर रहा है ना स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में मेरे ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे. ये दोनों वाले फॉर्मूले यूज होंगे. यदि वहां क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की लैंग्वेज में यदि वो बोल रहा है कि यदि इसका मीन ये दे रखा है, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखा है, तो फिर ये कंडीशंस नहीं लगेंगी, मेरी ये कंडीशंस लगेंगी.
तो हमारे पास इसमें क्योंकि सिंगल सैंपल साइज दे रखा है तो ये फॉर्मूला क्या है, इसमें वैल्यू पुट की z इक्वल टू एक्स बार माइनस का म्यू अपॉन रो का अंडर रूट एन. सो दिस इज एक्स वन इज 51 माइनस 50 अपॉन 6 इंटू रूट 10. सो इसको कैलकुलेट करके मेरा 1 अपॉन 6 इंटू 10. सो दिस इज 5 upon 3. तो 5 upon 3 is 1.66 की समथिंग. ये आपकी z की वैल्यू आ गई, 1.66 z की वैल्यू. तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कैलकुलेशन करके एंड दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. इस नल हाइपोथेसिस में हमें स्टेटमेंट क्या लिखनी होती है. तो इस क्वेश्चन में मुझसे ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन मीन है 50 और जो आपका सैंपल मीन है वो क्या सेम है क्या. तो सिंपल सा हमेशा हर क्वेश्चन में आप सिंपल ये लिख सकते हो एच नॉट के अंदर नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन एंड अल्टरनेट के अंदर मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया आपका कि म्यू1 x बराबर म्यू सी है ना, ये स्टेटमेंट हो जाएगी. और x1 इसका अपोजिट हो जाएगा सीधे सीधे सिंपल सा सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन्स. सो देन x बार नॉट इक्वल टू म्यू. तो अब मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको कैसे चेक करेंगे. तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन से मैंने डेटा निकाला. ये डेटा निकालने के बाद सीधे सिंपल सा मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला कैलकुलेट करके मेरा 1.6 आ गया. अब 1.6 आने से मुझे ये कैसे पता चला कि x0 एक्सेप्टेड हो गया, क्या x1 एक्सेप्टेड हो गया. तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है. तो नहीं गिवन है तो मैं क्या करता हूँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं. जैसे मैंने मान लिया लेवल ऑफ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यदि गिवन है तो उसमें अपनी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.58 एंड 5% होती है 1.96 के समथिंग, है ना. तो मैं सबसे पहले क्या करना है मुझे, ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से कंपैरिजन करना है. सिंपल सा मेरे पास इससे छोटी है तो इससे तो ऑलरेडी छोटी हो जाएगी. यहाँ लिखा जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ लिखा जाएगा जे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ये जो वैल्यू है इज लेस देन 1.66. सो मतलब ये वैल्यू यदि छोटी आती है इन दोनों से, दोनों का मतलब किसी भी एक से छोटी है तो मेरी हम उस कंडीशन को बोल सकते हैं. सो देन सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट. कहने का मतलब है ये मेरी जो वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को मैंने सबसे पहले कंपैरिजन किया इससे, तो ये इससे छोटी है तो सिंपल सा 5% में मेरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई. तो 1% पे ऑलरेडी हो जाएगी. सपोज करो मेरी ये वैल्यू होती 2. ये वाली जो वैल्यू थी मेरी होती 2.53 होती. तो 2.53 होती मेरी ये वैल्यू. तो मैं क्या कहता 5% पे तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई क्योंकि इससे तो बड़ी हो गई. यदि ये वैल्यू होती तो मेरी क्या होता z 5% पे तो h0 इज रिजेक्टेड बट z 1% पे h0 इज एक्सेप्टेड हो जाती. ये लिख देता फिर ये स्टेटमेंट आती. तो जो क्वेश्चन दे रखा था क्वेश्चन में इस तरीके से स्टेटमेंट लिखनी है और इस सवाल को ऐसे करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब जैसे क्वेश्चन है मेरा
the life time of electric bulb for a random sample of 10 from a large consignment give the following data life in 1000 hours। तो मेरे पास ये दे रखा है सैंपल साइज 4.2 4.6 3.9 4.1 5.2 3.8 3.9 4.3 4.4 एंड 5.6। तो इसमें ये कह रहा है हमसे कैन वी accept the hypothesis that the average life time of bulb is 400 hours। ये अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ये कह रहा था लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिकल फॉर द रैंडम सैंपल ऑफ 10 फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट गिव द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें हमारे पास डेटा गिवन है। अब डेटा गिवन है तो डेटा गिवन होता है तो हम सवाल को कैसे करते हैं देखो। और सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे सैंपल साइज कितना दे रखा है। तो यहां पर सैंपल साइज जो दे रखा है वो दिस इज n, सो n इक्वल टू 10 सॉल्यूशन। तो यहां सैंपल साइज 10 दे रखा है 10 और सैंपल्स दे रखे हैं मेरे पास। तो हमेशा याद रखना, मैं अभी इससे पहले क्या बोला था, यदि n की वैल्यू, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा टी टेस्ट या जेड टेस्ट, तो कैसे पता चलता है वो इस पर डिपेंड करता है। यदि n की वैल्यू 30 से छोटी है तो वहां पर हम टी टेस्ट यूज करते हैं। अब टी टेस्ट के कुछ फॉर्मूले हैं। टी टेस्ट की अपनी 4 कैटेगरीज होती है। ये मैं अपनी पहली वाली वीडियोस में डाल चुका हूँ कौन कौन सी फॉर्मूले हैं टी टेस्ट के, तो प्लीज आप उसको पहले देखना, तो आपको एक क्लियर पता चल जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले टी टेस्ट में यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर सैंपल साइज अपना क्या है 10 से छोटा दे रखा है, 10 से छोटा है सैंपल साइज, तो हम यहाँ पर टी टेस्ट यूज करेंगे। टी टेस्ट यूज करने के लिए क्योंकि यह सिंगल सैंपल साइज दे रखा है, तो सिंगल सैंपल साइज के लिए टी इक्वल टू एक्स माइनस का म्यू अपॉन एस इंटू रूट एन, और यहाँ वेयर एस इक्वल टू अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस। अब यहाँ पर एस भी निकालना पड़ेगा। एस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैं एस निकालने की प्रोसेस करता हूं। तो मैं इस फॉर्मूले को हटा देता हूं यहां से। या मैंने एक्स, तो एक्स में मेरा ये 4.2 4.2 4.6 3.9 4.1 5.2 3.8 3.9 4.3 4.4 एंड लास्ट में 5.6 है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस का फॉर्मूला था एस इक्वल टू अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स माइनस का एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन होता है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक्स माइनस का एक्स बार की टेबल बनानी पड़ेगी, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो सबसे पहले मैं एक्स बार निकालता हूँ। एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो मतलब इस सब का टोटल किया जाएगा, इस सब का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका टोटल। आप निकाल के देखना, इन सबको ऐड करके देखना, दिस इज 44। तो मेरे पास ये चीज जो आएगी 44 डिवाइडेड बाई सैंपल साइज कितना रखा है 10, तो 10 दिस इज 4.4। तो मेरा x बार निकल के आ गया 4.4। इन सबको मैंने ऐड किया, इन सबको ऐड करने के बाद मेरा टोटल आया 44। तो x बार निकालने का फॉर्मूला होता है x का टोटल डिवाइडेड बाई n। सो दिस इज 44 डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि मेरा ये 10 काउंटिंग करने में 10 ऑब्जेक्ट्स रखे इसलिए। अब 4.4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसमें से, जैसे 42 माइनस 4.4 दिस इज माइनस का 0.2, 4.6 माइनस 44 सो दिस इज 0.2, 3.9 में से जाएगा तो 0.5 माइनस का यहाँ से माइनस का 0.3, 5.2 इज 0.8, 3.8 मतलब आपका माइनस का 0.6, 3.9 मीन्स माइनस का 0.5, 4.3 मीन्स माइनस का 0.1, 4.4 इज मीन्स 0, 5.6 इज मीन 1.2। तो ये निकल के आ गया। अब इसका स्क्वायर किया तो दिस इज 0.04, 0.04, 0.25, 0.09, 0.64, 0.36, 0.25, 0.01, 0 एंड 1.44। ये आ गया x माइनस एक्स बार। तो सिंपल से मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 पॉइंट मतलब सिंपल 4.2 माइनस का 4.4 किया, इसको करने पे मेरी ये डिजिट आ गई। ऐसे यहाँ 4.6 माइनस का 4.4 किया, ये घटाया, यहाँ वैल्यू आ गई। ऐसे करके मैंने सारे एलिमेंट निकालिए और हर एलिमेंट्स का स्क्वायर करके मेरी ये वैल्यू डेटा आ गई। अब ये डेटा इसका स्क्वायर किया इसलिए आ गया, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर नेगेटिव वाली वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव हो जाती है। ये आ गया। अब मुझे इसका टोटल चाहिए, इस सब का टोटल। तो इस सब का टोटल निकालने के लिए टोटल निकाला हमने, तो ये आएगा आपका 3.12। इनको सबको ऐड किया तो 3.12 आ गया। अब मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, इस फॉर्मूले में पुट करने पर रूट के अंदर 3.12 डिवाइडेड बाई n, तो n इज 10 माइनस 1, सो दिस इज 3.12 डिवाइडेड बाई 9। ये हो गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो आ रही है s इक्वल टू 0.589। तो यहाँ से s निकल के आ गया। अब मेरा जो फॉर्मूला है t का, ये वाला, इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की इधर, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू x बार, सॉरी दिस इज कॉल्ड x बार। तो x बार इज 4.4 माइनस म्यू। तो म्यू अपना जो होता है दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन मीन, यानी कि जो हाइपोथेसिस ये वाला। मगर क्योंकि ये जो अपने निकल के आ रहा है, हमने ये जो सैंपल साइज है वो अपना 1000 में है, तो उसमें हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर रखा है, मतलब 1000 इसमें से डिवाइड कर रखा है। तो ऐसे 1000 इससे डिवाइड करने पर तो यहाँ आ जाएगा ये 4। याद रखना ये, क्योंकि ये सारे जो डेटा दे रखा है वो अपना 1000 का डिवाइड करके दे रखा है। ये जो डेटा दे रखा है तो इसमें भी 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो 1000 का डिवाइड दिया तो दिस इज कॉल्ड 4 आ जाएगा यहाँ से। तो 4.4, क्योंकि ये x बार मेरी ये वैल्यू थी 4.4, म्यू इज द सेम पॉपुलेशन मीन, तो इससे मेरा पॉपुलेशन मीन निकल गया है 4000 मत रख देना कभी भी, क्योंकि ये अपना यहाँ डेटा दे रखा है कि ये जो डेटा दे रखा है वो अपना 1000 में दे रखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1000 कर देंगे। या तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन 1000 करके सैंपल साइज बनाता है, या मैंने 1000 का डिवाइड किया तो इसमें भी 1000 का डिवाइड दे देंगे। 1000 का डिवाइड देने पर यहाँ 4 आ गया। ये चीज अपना x बार म्यू s की वैल्यू मेरी ये आ रही 0.589 इंटू n। तो यहाँ n अपना दे रखा है 10। इसको कैलकुलेट किया मैंने तो 0.589
0.4 डिवाइडेड बाई 0.589 इंटू रूट 10। तो सबसे पहले ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, फिर डिवाइडेड बाई 5.8 देके तो जो मेरी वैल्यू आएगी दिस इज 2.123 ये वैल्यू आ गई। अब वही इस वैल्यू के थ्रू अब मैं फिर वही टी की वैल्यू निकालनी है। और टी की वैल्यू हमेशा याद रखना गिवन नहीं होती है, टी की टेबल देखनी पड़ती है। टी की टेबल कैसे देखते हैं मैंने वीडियो में आपको बता रखा है, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना, उससे आपको समझ आ जाएगा कि टी टेबल को हम कैसे चेक करते हैं। अब सिंपल सा ये कैलकुलेशन करके वैल्यू आई तो मैं यहाँ पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करके देखता हूँ क्या चीज आएगी। तो मेरी टी की जो वैल्यू है 0.05 मतलब 5% में मेरी जो वैल्यू होती है टी की टेबल वैल्यू ये होगी अपनी 2.26। और याद रखना ये जो वैल्यू है ये हमें टेबल से देखनी पड़ती है, जैसे लॉग की टेबल आती है ऐसे ही टी टेबल आती है। टी टेबल में हमको वही मैंने पहली वीडियो में प्लीज देखना, जरूर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इनके जो कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू फाइंड होती है वो मेरी ये वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू से ये जो वैल्यू है क्या है, ये वैल्यू छोटी दे रखी है, छोटी है तो मेरा जो टी 0.05 से अपनी 2.125 छोटी है। यदि ये जो वैल्यू छोटी है तो अपना H0 इज एक्सेप्ट हो जाएगा। अब H0 में लिखना क्या है, वही तो H0 में सबसे पहले हमेशा याद रखना है H0 में क्या लिखोगे, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन, ये स्टेटमेंट लिखना है। तो H0 मेरा एक्सेप्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the next question is a certain cube dice was thrown 900 times. So this is the end. The solution of question number 1. The certain cube dice was thrown 900 times. So we given the data is 900 is n. 9,000 times and 5 or 6 are obtained इतने टाइम्स। मतलब मेरा जो हमने डाई थ्रो की है उस डाई थ्रो में हमारे पास जो टोटल हमने कितनी बार 9000 बार थ्रो किया, जिसमें से 5 और 6 कितनी बार आया मेरा, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्स। सो दिस इज 3240। मतलब सिंपल सा अपना जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो इस क्वेश्चन में हमारे 9000 दे रखे थे, उस 9000 में से कितनी बार अपीयर हुआ है कोई भी चीज, उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एक्स मेरा 3240 था, ये लिख दिए। अब हमारे पास ये दो चीज तो आ गई है ना। अब ये चीज क्या है, तो मेरे पास एक सिंपल सा एक डाई जो थ्रो की गई है, डाई थ्रो की गई है, तो उसमें 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जैसे मेरा एक डाई है, उसका टोटल सैंपल 1 2 3 4 5 एंड 6 ये होता है, जिसमें से 5 और 6 आने का मतलब 2 अपॉन टोटल सैंपल कितने 6, सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल पी। सो दिस इज 1/3। तो स्मॉल पी को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पी को कहते हैं हम ईच ट्रायल में प्रोबेबिलिटी, मतलब फर्स्ट ट्रायल में यदि 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या सेकंड ट्रायल में ईच ट्रायल में आने की। और अपना जो कैपिटल पी है दिस इज कॉल्ड कैपिटल पी। कैपिटल पी का फॉर्मूला एक्स अपॉन एन, सो दिस इज 3240 डिवाइडेड बाई 9000 ये दे रखा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया, सॉल्व करने पे मेरी क्या वैल्यू आती है, तो ये हो गया आपका 3240 डिवाइडेड बाई 9, सो दिस इज 0.36 एंड यहां से मेरी वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस इज 0.333 ये आ गया। तो
तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में मैं दोबारा बताता हूँ, कैपिटल पी और स्मॉल पी क्या चीज होती है। स्मॉल पी का मतलब हो गया ईच इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास सिंपल 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मेरा जो टोटल सैंपल साइज था मेरा वो ये था डाइस का। तो ये डाइस के लिए जो हम एक जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं पी, तो उस पी स्मॉल पी को निकालने के लिए मेरा जो टोटल सैंपल साइज डाइस का है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 से ज्यादा होते नहीं उसमें नंबर्स, तो 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें से 5 और 6 आने का, तो ये दो डिजिट रखी है इसलिए 2/6, सो स्मॉल पी इक्वल टू 1/3। इसको कैलकुलेशन किया है तो जिससे 0.333 आ गया अपना। अब हम निकालते हैं कैपिटल पी। तो कैपिटल पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन एन। x अपॉन एन, तो x मेरा क्या होता है कि n अपना टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज, तो सैंपल साइज इज 9000 दे रखा है। इस 9000 में कितनी बार आया, दिस इज कॉल्ड कैपिटल x। तो यहां से हमने कैपिटल x निकाला, तो p इक्वल टू कैपिटल x अपॉन n, ये फॉर्मूला। अब क्योंकि मेरा जो सैंपल साइज है वो 30 से बड़ा है, तो इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में हम जेड टेस्ट यूज करते हैं, जेड टेस्ट। अब जेड के अपने 4 कंडीशंस होती हैं, जिसमें से इस क्वेश्चन को पढ़ने पर पूरे क्वेश्चन में कहीं ना तो मीन वर्ड आ रहा है और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड आ रहा है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी वाला टाइप्स हो गया। प्रोबेबिलिटी वाले टाइप्स में हम फॉर्मूला होता है z इक्वल टू मॉडुलस स्मॉल p माइनस का कैपिटल P अपॉन अंडर रूट में स्मॉल p स्मॉल q अपॉन n। ये पूरा का पूरा अपना अंडर रूट के अंदर है, मैग्नीट्यूड मॉडुलस के अंदर। तो अब हमारा स्मॉल q क्या चीज है, तो स्मॉल q निकालने का तरीका क्या होता है अपना, स्मॉल q निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का स्मॉल p। अब स्मॉल p क्या है मेरा 0.1 माइनस 1/3, सो दिस इज 2/3। यहां सॉल्व किया तो ये आएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज 0.667। तो ये मेरा 0.667 आ चुका है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, कैलकुलेट किया मैंने, z इक्वल टू स्मॉल p इज 0.33, डबल क्योंकि 3 छोटा छोड़ सकते हैं, कोई माइनस का 0.36 डिवाइडेड बाय p 0.33 इंटू 0.66। तो इसको मैं यदि राउंड फिगर में करूं तो 67 डिवाइडेड बाय n। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा 9000 है, ये हो गया। तो इसको कैलकुलेशन किया तो यहां सब्ट्रैक्ट करने पे 0.03 आएगा, क्योंकि मॉडुलस है तो नेगेटिव वैल्यू अपनी पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो गया। इनटू ये नाम ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9000 अपॉन इनका, इससे मल्टीप्लिकेशन करने पर मल्टीप्लिकेशन बाय 0.33, सो दिस इज 0.22। ये आपका 0.22 आ गया। अब इसको कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने पर मेरा जो आंसर आएगा, क्या आता है आंसर, ये हो गया आपका 0.03 इंटू अंडर रूट के अंदर। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं रूट में 9000 अपॉन 0.22। इसको सॉल्व किया तो 9000 डिवाइडेड बाई 0.22, सो दिस इज 0.03 इंटू अंडर रूट के अंदर 40.090909, ये ना। अब इसका अंडर रूट निकाल के कैलकुलेशन की, इसका रूट सेल करके इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना, वो जेड वैल्यू आ जाएगी। अब यदि जो जेड की वैल्यू है अपनी 5% पे, जो अपनी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अपना
वैल्यू जो होती है वो होती है अपनी 1.96। यदि ये कैलकुलेशन करने पर मेरी 1.96 से छोटी आती है, ये जो कैलकुलेशन है, ये वाली जो कैलकुलेशन मेरी, ये जो कैलकुलेशन वो यदि इससे छोटी आती है, छोटी आने का मतलब हो गया अपना नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज कॉल्ड जेड। सो यदि जेड की जो वैल्यू है वो लेस देन जेड 5% है, जेड की वैल्यू लेस देन जेड 5% पे, सो H0 इज एक्सेप्टेड। क्या हो जाएगा? H0 अपना एक्सेप्टेड हो जाएगा। यदि मेरी जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 5% पे, 5% में इस वाली वैल्यू से यदि मेरी ग्रेटर देन होती है, जेड की वैल्यू मेरी यदि 5% पे मेरी बड़ी होती है, तो सो H0 इज रिजेक्टेड। तो सिंपल सा क्या था क्वेश्चन जो किया मैंने, उस क्वेश्चन में मैंने वैल्यू जो गिवन थी मेरी सारी, इसको हम एन बोलते हैं, इसको हम कैपिटल एक्स बोलते हैं, इसके थ्रू मैंने स्मॉल पी निकाल लिया। स्मॉल पी निकाल के फॉर्मूला मेरा वही जेड इक्वल टू स्मॉल पी माइनस का कैपिटल पी अपॉन अंडर रूट में पी क्यू अपॉन एन, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने पर मेरी ये वैल्यू आई। अब इसको कैलकुलेट कर लेना सिंप्लीफाई करके। इसको सिंप्लीफाई करके मैं कंपैरिजन किस पे कर रहा हूँ? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस पे नहीं दे रखा है तो मैं 5% पे चेक कर देते हैं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू मेरी 1.96 होती है, इसको याद कर लेना। 5% की 1.96 होती है, एंड जेड 1% की जो वैल्यू होती है अपनी 1% की, वो होती है अपनी 2.58। इन दो वैल्यूओं को याद कर लेना। अब मैं इस वैल्यू से कंपैरिजन किया इस वैल्यू को, यदि ये कैलकुलेट करने पर यदि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जेड, ये वैल्यू, यदि ये वाली जो वैल्यू है वो इससे छोटी आएगी, तो मेरा हाइपोथेसिस कौन सा? H0 है इज एक्सेप्टेड हो जाएगा। और यदि ये बड़ी आती है जेड की वैल्यू, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी आती है 1.96 से, तो H0 इज रिजेक्टेड। और H0 में अपना क्या लिखा जाएगा? H0 का मतलब हो गया नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन, और ये स्टेटमेंट इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन इज a bag contained a defective article, the exact number of which is not known, a sample of 100 from the bags given 10 defective articles, find the limit। अब देखो लिमिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास, क्योंकि यहाँ वही चीज सिंपल, तो यहाँ लिमिट का फॉर्मूला होता है अपना p प्लस माइनस अंडर रूट में पी क्यू अपॉन एन जेड अल्फा। ये जो फॉर्मूला है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, कि कोई भी आपको या तो ये फॉर्मूला होगा, या फिर इसमें हम कैपिटल P प्लस माइनस का अंडर रूट में कैपिटल P क्यू अपॉन एन इंटू जेड अल्फा, ये हो जाता है। इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लग सकता है। अब बैग कंटेंट डिफेक्टेड आर्टिकल द एग्जैक्टली नंबर ऑफ विच इज नॉट नो, मतलब मुझे नहीं पता है, तो अ सैंपल ऑफ, ये जो दे रखा है दिस अ सैंपल ऑफ, जो अपना एन दे रखा है दिस इज 100 फ्रॉम द बैग इज 10, तो जिसमें मेरे पास जो कैपिटल एक्स है वो अपना 10 दे रखा है, मतलब 100 में से 10। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? इससे मैं कैपिटल P निकाल सकता हूँ। कैपिटल P इक्वल टू x अपॉन n, सो देन 10 अपॉन 100, so this is 1 upon 10, so q equal to 1 minus का p, so this is 1 minus 1 upon 10, so this is 9 upon 10। p and q की वैल्यू आ गई, तो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें मुझे वो नहीं दे रखा है कि किस परसेंटेज पे निकालना है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं z बराबर 5% पे निकालता हूँ, कॉन्फिडेंस लिमिट निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला मेरा ये वाला था, तो इसमें कैपिटल P की वैल्यू 1/10, सो दिस इज 1/10 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई n। तो n की वैल्यू क्या देखिए, दिस इज n, ये जो है अपना n है 100, तो यहाँ पर 1 अपॉन 100
इंटू जेड अल्फा। तो जेड अल्फा अपना 5% है, 5% पे मेरी जेड की वैल्यू क्या होती है 1.96। तो 5% में मेरी जो जेड की वैल्यू होती है दिस इज 1.96। तो ये कैलकुलेशन करके मेरा यहाँ 0.1 प्लस माइनस रूट में 0.1 इंटू 0.9 इंटू 0.01, तो इसको ना एक में सॉल्व करके तो यहां से ये तो 1 अपॉन ये तो हो गया अपना 0.1 प्लस माइनस रूट में, तो ये हो गया 0.09 इसका सॉल्व करके इंटू 0.01 इंटू 1.96। तो मैंने सिंपल सा यहाँ ये मेरा डेटा दे रखा था n x कैपिटल P इक्वल टू कैपिटल X अपॉन n 10 अपॉन 100। दिस इज यहाँ से P Q निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस का P, यहाँ से मेरा P और Q निकल के आ गया। ये वाला फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में P और Q की वैल्यू पुट कर दी। जेड अल्फा क्योंकि इसमें लिमिट हमें परसेंटेज नहीं दे रखी है, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ जेड 5% पर 1.96 होती है, वो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, जेड अल्फा की वैल्यू 96। ये कैलकुलेशन किया, तो यहाँ कैलकुलेशन करके 0.1 प्लस माइनस तो ये हो जाएगा आपका 9/0.03 इंटू 1.96। तो यहाँ से 0.1 प्लस माइनस यहाँ से अपना कैलकुलेटर से मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये होगा अपना आंसर 0.03 मल्टीप्लिकेशन बाय 1.96। सो दिस इज 0.0588। तो एक बार तो मैं इसको प्लस माइनस कर देता हूँ 0.1। सो दिस इज 0.0412 माइनस कर दिया 2। एक बार इसमें से और इसको घटा दिया तो ये वैल्यू होगी, और एक बार ऐड कर देते हैं हम 0.0588 प्लस 0.1। सो वी गेट द आंसर इज 0.158। तो मेरा जो आंसर होगा इसका वो आंसर हो जाएगा अपना 0.0412 to 0.158। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या है प्रोसेस, अब तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है मशीन प्रोड्यूसेस 16 डिफेक्टेड आर्टिकल्स इन अ बैच ऑफ 500 आफ्टर ओवरहेडिंग। मतलब मेरे पास सिंपल सा ये क्या दे रखा है इसमें मेरे पास, तो ओवर हैविंग इट्स प्रोड्यूसर 3 डिफेक्टिव इन अ बैच ऑफ 100 एज द मशीन इज इम्प्रूव। तो इसमें मेरे पास दो कंडीशंस दे रखी हैं, पहले तो उससे सही होने की, फिर बाद में सही करने के बाद में। तो देखो इसमें हम